दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विचार मंच पर। दोस्तों, जिस मुद्दे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ा है मध्य प्रदेश से। भले ही प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, वह शख्सियत अपने आप में कहीं ना कहीं उस प्रदेश के अंतर्गत बहुत बड़ा रसूख रखती है। हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है। ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर 34 विधानसभाएं सीट हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से 34 सीटें अपने आप में एक बहुत बड़ा रसूख रखती हैं। अगर पिछले दो चुनाव की बात करें, 2013 जिसमें बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी और 2018 जिसमें कांग्रेस ने लगभग 27 सीटें जीती थी। 27 सीटें जीतने का कारण सारा का सारा जो श्रेय है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने को देते हैं। और दे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक चौसर बिछाई और जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया, उससे मानना भी पड़ेगा कि 27 सीटें कहीं ना कहीं उसमें उनका कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो इस समय बीजेपी के अंदर है, जो अब से पहले कांग्रेस के अंदर हुआ करता था, अभी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस लिहाज से भी ले सकते हैं कि एक राजघराने से है। देखिए, सामंतवादी स्थिति हमारे देश के अंदर अभी से नहीं है, काफी पहले से है। उस सामंतवादी स्थिति का जीता जागता उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया। माधवराव सिंधिया जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं इस तरह से 17, 18, 20 साल लगभग कांग्रेस में देने के बाद वो बीजेपी में आते हैं। तो वैचारिक विचारधारा उन्होंने किस खुंटी पे टांग दी, ये तो वही बता सकते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में जो हालात हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर क्यों आए, आपके जहन में यह सवाल भी आना चाहिए कि अब बीजेपी के अंदर आने के बाद वो किस परिस्थिति को पैदा करेंगे या उन्हें कौन सी परिस्थिति झेलनी पड़ सकती है। जी हां, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो चुका है दोनों पार्टी के लिहाज से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्योंकि अगर उस क्षेत्र के अंदर जीतते हैं और बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं इसका सेहरा फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर ही सजेगा। और वो अगले चुनाव में, जो अभी 2023 में चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज के सूत्रधार भी हो सकते हैं, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के एक प्रबल दावेदार भी माने जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर से जो अभी खींचतान शुरू हो चुकी है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा का अपना गुट हो या शिवराज सिंह चौहान का हो या फिर कहें गाय बजाय और जो दूसरे नेता हैं उनका हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इस मुहाने पर हैं कि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो दिक्कतें और बीजेपी में रहते हैं तो दिक्कतें। क्योंकि जो लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जिस तरह से ग्वालियर के अंतर्गत जो छोटे निगम निगम परिषद पार्षद और जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसमें स्थितियां बदली हैं। उसमें स्थितियां बिल्कुल भी बीजेपी के फेवर में नहीं रही, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के बाद बीजेपी को ज्वाइन किया है। कुछ एक ऐसे गांव भी थे या कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी थे, ग्वालियर में ही एक क्षेत्र है उदाहरण के तौर पे, जहां पर हमेशा पिछले 10-20 साल से लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी नगर निगम पे, वहां इस समय कांग्रेस का कब्जा है। अगर हम बात करें इस तरह से कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगला कदम क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, तो देखिए, सामंतवादी स्थिति को पैदा करने वाला कोई व्यक्ति अगर इस तरह की परिस्थिति में फंस जाए और उसके पास चलने के लिए कोई इक्का या त्रुप का इक्का जिसे हम कह सकते हैं वो ना हो, तो फिर स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। अब जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति का अनुकूलन और विश्लेषण हो रहा है, उस स्तर पे जाके देखिए कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी हार को छुपाना चाहते हैं। जी हां, अगर किसी भी तरीके से जो ग्वालियर का क्षेत्र है या संभल का क्षेत्र है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अच्छी पैठ मानी जाती है, वो क्षेत्र अगर खिसक गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। देखिए, जब से हमने 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से चाहे वो प्रीवी पर्सिस का मामला हो या 1971 में जब इंदिरा गांधी जीत के आई, उसके बाद उन्होंने जो राजशाही ठाट बाट थे बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया था। किसी को तोप की सलामी दी जा रही थी, राजा महाराजाओं को वो भी ख़त्म कर दी थी।
अब जो दौर है संवैधानिकता के हिसाब से, कानून के हिसाब से, एक ऐसा दौर है जो डेमोक्रेटिक इंडिया है। और डेमोक्रेटिक इंडिया और या फिर डेमोक्रेसी में किसी भी तरह की सामंतवादी स्थिति अगर पैदा होती है तो वो एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गुना लोकसभा सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है, वहां से केपी यादव का 2019 में चुनाव जीतना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक इतना नकारात्मक कदम हुआ कि अब स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। 1.25 लाख मतों के अंतर से केपी यादव, जिनका पूरा नाम कृष्णपाल यादव है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया। 1.25 लाख वोट सांसदी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कोई छोटा वोट बैंक नहीं है। अगर इस लिहाज से इस जीत को विधानसभा वार देखा जाए तो कम से कम हर सीट के अंतर 20, 22, 25 हजार के वोटों का आता है। लेकिन अभी पर्दे के पीछे की राजनीति का दूसरा पहलू यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए क्यों? क्या ऐसा कोई कारण रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आने के लिए कोई पैसे की पेशकश की गई या किसी पद के लालसा की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे राजघराने से आता हो उसको ऐसी किसी भी चीज की कोई दरकार ही नहीं है। ये एक ऐसी राजनीतिक पहलू की हम बात कर रहे हैं जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय ने बहुत शातिर तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दी। राजनीति का ककहरा इस बात पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि हम राजनीति को किस लिहाज से और कितने सकारात्मकता के साथ लेते हैं। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत अगर ये कहा जाए कि जीत ही धर्म है तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय ने कांग्रेस पार्टी के अंदर के कैडर को अपने साथ मिलाया और मिलाने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने डाल दी, उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई दूसरा एक ऐसा कारण भी नहीं बचा कि वो कांग्रेस में रुक सके। कांग्रेस से अलविदा कहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं ये बयान भी देते चले गए कि कांग्रेस एक सही पार्टी नहीं है, क्योंकि बीजेपी में अब वो हैं तो कांग्रेस के बारे में बुरा या भला वो कह सकते हैं। हो सकता है ये पार्टी लाइन भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो 15 से 20 साल तक बिताया गया समय क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं पता चला कि सही और गलत क्या है? ये लोग वो परिस्थिति और स्थिति जनता के सामने पैदा करते हैं जो कि वैचारिक विचारधारा के लिए लड़ती है, और फिर इस तरह के कुछ लोग अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके उस विचारधारा को अपना लेते हैं जहां इनके लालच हो, जहां या तो इन्हें पद की लालसा पूर्ण रूप से होती हो या अपनी संपत्ति बचाने का कोई कार्य हो, तो भी ये लोग पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन आम जनता इस चीज को समझ रही है और वो समझेगी। उस तरीके से हम जनता को भी नहीं गुमराह कर सकते कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो पूरा कांग्रेस का वर्कर जो ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र का है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन कुछ मुहाने पे देखें, कुछ लोग जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी हैं, उनमें नाम एक में बहुत बड़ा नाम है इमरती देवी। अभी जिस तरह की परिस्थितियां उनको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, टिकट को लेकर, चाहे पद को लेकर, चाहे वोटों को लेकर, वो परिस्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी आएंगी। और अभी खेल बाकी है, और पर्दे के पीछे की राजनीति में यही चीज निकल के आती है कि सिंधिया की हार हुई, भले ही उन्होंने किसी भी तरीके से राज्यसभा हासिल कर ली हो, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो क्योंकि दिग्विजय देखिए अभी राज्यसभा के अंदर है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को जाने की मांग कर रहे थे, खुद राज्यसभा जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरह का माहौल ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बनाया गया, उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई शायद वो ना कर पाए, क्योंकि कांग्रेस से जाने के बाद अभी स्थिति बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। जो वर्कर इतने साल से उनके खिलाफ कार्य कर रहा था, आज वो उनके साथ खड़ा हो जाए, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब वो लोग किस मुंह के साथ ये कहेंगे कि अब तक हम ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गुट था या उनके खिलाफ हम कार्य कर रहे थे, अब हम उनके साथ हैं, तो यहां शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया गच्चा खा जाए। और यही एक ऐसी चीज है जिसको लेके वो भी बहुत सही तरह से सतर्क हैं और बुरी तरह से घिरे हुए हैं जनता के बीच में। हम इस तरह की कुछ घटनाएं या इस तरह की कुछ भी परिस्थितियां
ये इस तरह की कुछ भी राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।